निकोल्स और वेक इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर स्कूल में साथ साथ ही पढ़ते थे। दोनों की प्रकृति में बड़ा भारी अंतर था। एक भीरू था, दूसरा निर्भीक, फिर भी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन अध्यापक महोदय किसी काम से बाहर गए हुए थे। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और ऊधम मचाने लगे। शरारती लड़कों में निकोलस सबसे आगे था। उसने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सब लड़कों को मजा आए। इधर उधर खोज करने के बाद उसकी निगाह एक दर्पण पर रुकी। उसने कहा, यदि इसे फोड़ दूं तो कैसा अच्छा हो। आवेश में उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक झोंके की तरह पत्थर का टुकड़ा उसने दर्पण पर दे ही मारा। दर्पण गिरा और गिरकर चूर चूर हो गया। दर्पण गिरते ही निकोलस की सारी शरारत काफूर हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिक्षक द्वारा कठोर दंड मिलने की विभीषिका उसकी आंखों के आगे नाचने लगी। हो सकता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। सारे स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लड़कों की झुकी हुई गर्दनें मानो निकोलस के अपराध को स्वीकार कर रही हों। अध्यापक ने आकर यह विचित्र निस्तब्धता देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। रहस्य को जानने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा कि सामने के फर्श पर स्कूल का कीमती शीशा टूटा हुआ पड़ा है। अध्यापक की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह शरारत जिसने की है वो उठकर खड़ा हो जाए। शिक्षक ने अपने आदेश को कई बार दोहराया, पर उस निस्तब्धता को तोड़ने की किसी को हिम्मत न हुई। भय और आशंका से सबकी नसें जकड़ गई थीं। अध्यापक ने बारी बारी सबसे पूछना शुरू किया। लड़के मना करते जा रहे थे। निकोलस की बारी आई तो उसने भी इनकार सूचक सिर हिला दिया। अब वेक का नंबर आया। उसने सोचा निकोलस मना कर चुका है, पीछे भेद खुलेगा ही, उसे दंड भी सहना पड़ेगा और अध्यापक की दृष्टि में झूठा भी ठहरेगा। इसलिए इसका अपराध मुझे अपने सिर ले लेना चाहिए। सच्चे मित्र का यही तो कर्तव्य है। अध्यापक के प्रश्न के उत्तर में वो उठ खड़ा हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैंने दर्पण तोड़ा है। उत्तर का अंतिम शब्द पूरा भी न हो पाया था कि बेंतों की सड़ासड़ मार उसके ऊपर पड़ने लगी। कई जगह से उसकी चमड़ी छिल गई। बेंतों के नीले नीले निशान उठाए। देखने वाले सिहर रहे थे, पर विजय, दृढ़ता और संतोष की भावना आंखों में भरे हुए वेक अपने स्थान पर अविचल खड़ा हुआ था। स्कूल की छुट्टी हुई। वेक के अंग अंग से पीड़ा हो रही थी, पर वो उल्लसित हृदय के साथ बाहर निकला। साथ ही उसे घेरे हुए खड़े थे, मानो उसे सच्ची मित्रता की विजय पर बधाई दे रहे हों। निकोलस पर घड़ों पानी पड़ रहा था। उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बह रही थी। रुधे कंठ से वेक को संबोधित करते हुए उसने कहा, मित्र, तुम्हारे त्याग ने मेरे अधेरे हृदय में एक नवीन ज्योति उत्पन्न कर दी है। तुम्हारे इस ऋण का जन्म भर ऋणी रहूंगा। समय बीतने में कुछ देर थोड़े ही लगती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से 35 वर्ष बीत गए। बैंक और निकोलस एक दूसरे से बहुत दूर पड़ गए। वे एक दूसरे को भूल भी चुके थे। निकोलस जज हो गया था और वेक फौजी कप्तान था। इंग्लैंड के शासक से असंतुष्ट होकर प्रजा ने गदर कर दिया। अंत में गदर सफल हुआ। राजा के सहायकों को पकड़कर एक्जेस्टर की जेल में दूस दिया गया। इन बंदियों का मुकदमा निकोलस की अदालत में हो रहा था। विद्रोहियों को आशा थी कि अदालत इन समस्त बंदियों को प्राणदंड की सजा देगी। अदालत में बंदी उपस्थित किए जाने लगे। निकोलस सबको फांसी की सजा दे रहा था। सदा की भांति उस दिन भी अदालत लगी हुई थी। सबसे पहले एक फौजी कप्तान पेश किया गया। उसका नाम था वेक। वेक इस शब्द के साथ निकोलस के अंतर में पड़ी हुई अतीत की एक स्मृति जागृत हो गई। उसने बड़े ध्यान से बंदी के चेहरे को घूर घूर कर देखा। अरे, ये तो वही उसका बचपन का साथी वेक था। निकोलस की आंखों के आगे स्कूल, दर्पण, अध्यापक, बैंत और वचन चित्र की तरह नाचने लगे, पर वह कर्तव्य के लिए विवश था। आज केवल इस बंदी को मृत्यु की सजा सुनाकर ही अदालत उठ गई। जज ने हुक्म दिया कि अब एक सप्ताह तक अदालत की छुट्टी रहेगी और जब तक अदालत न खुले इस कप्तान को फांसी पर न चढ़ाया जाए। इस विचित्र आज्ञा का अर्थ कोई कुछ न समझ सका। लोग तरह तरह की अटकल लगा रहे थे। निकोलस एक तेज घोड़ा लेकर लंदन के लिए दौड़ा। राजधानी वहां से बहुत दूर थी। 2-3 दिन की तेज यात्रा करता हुआ न्यायाधीश लंदन पहुंचा। उसके सभी कपड़े बर्फ से भीगे हुए थे और वो जाड़े से कांप रहा था। विद्रोही शासक त्रुग्यवेल ने न्यायाधीश निकोलस को इस रूप में खड़े देखकर आश्चर्य से कहा, निकोलस, तुम यहाँ इस प्रकार? निकोलस ने कहा, मैं शून्य त्रुग्यवेल, मैंने आपका विद्रोह सफल कराने में सहायता दी है। आज मुझे आपकी सहायता की जरूरत है और इसीलिए आपके पास दौड़ा आया हूँ। वेक मेरा मित्र है, उसका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। आज मैं उसके प्राणों की भिक्षा मांगने आपसे आया हूँ। त्रुग्यवेल बड़ा कठोर और राजपक्ष के लोगों के लिए तनिक भी दया न रखने वाला शासक था, पर जब उसने इन दोनों के बचपन की मित्रता का सारा हाल सुना और वेक के हृदय की महानता का परिचय पाया तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने वेक का मृत्युदंड माफ करने का क्षमापत्र लिखकर निकोलस को दे दिया और कहा, निकोलस, आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। निकोलस संतोष की श्वास लेता हुआ एक्जेस्टर लौटा। वह सीधा जेल खाने पहुंचा और काल कोठरी में वेक को ढूंढकर क्षमापत्र देते हुए उसने अपनी भुजाओं में कस लिया और रुधे हुए कंठ से कहा, मुझे पहचानते हो वेक? वेक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। न्यायाधीश, यहाँ क्षमापत्र लेकर
इतनी कृपा क्यों? निकोलस ने कहा। वेक, मैं तुम्हारा बचपन का साथी निकोलस हूँ। आज तुम्हारा ऋण चुका रहा हूँ। दोनों मित्र एक दूसरे को पहचान कर भुजा पसार कर मिले। दोनों की आंखों से आंसू झर रहे थे, कंठ रुद्ध थे। इस मौन मिलन में सच्ची मित्रता का प्रवाह बह रहा था और मानवता की अंतरात्मा अदृश्य लोक से उन पर पुष्प वर्षा कर रही थी। यह कहानी सच्ची मित्रता और ऋण के परिशोध की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनके द्वारा किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।